नमस्कार। आज हम एक ऐसे शहर की कहानी में उतरने वाले हैं जो सिर्फ नक्शे पर एक जगह नहीं बल्कि एक बहुत बड़े साम्राज्य की कह सकते हैं धड़कन था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पाटलिपुत्र की, वो जगह जहाँ इतिहास ने करवटें लीं। तो चलिए इस शानदार कहानी की गहराइयों में चलते हैं। जरा सोचिए, क्या कोई शहर किसी साम्राज्य की धड़कन हो सकता है? एक ऐसी जगह जहां से पूरा साम्राज्य सांस लेता हो, जहां से उसकी ताकत और उसकी संस्कृति पूरे देश में फैलती हो। आज हम उसी पाटलिपुत्र की कहानी को परत दर परत खोलेंगे। वो शहर जिसने सदियों तक प्राचीन भारत की किस्मत को शेप दिया। जानते हैं, इस शहर की कहानी तो इसके कई नामों में ही छुपी है। पाटलिपुत्र, पुष्पपुर यानी फूलों का शहर, और कुसुमपुर। हर नाम इसके शानदार अतीत की एक अलग ही झलक दिखाता है, इसकी खूबसूरती और इसकी अहमियत की कहानी कहता है। तो देखिए, पाटलिपुत्र को प्राचीन भारत का असली दिल कहना गलत नहीं होगा। ये सिर्फ एक ज्योग्राफिकल सेंटर नहीं था, बल्कि ये ताकत, दौलत और संस्कृति का वो केंद्र था जहां से पूरे उपमहाद्वीप की तकदीर तय होती थी। तो उस जमाने में राजधानी होने का मतलब क्या था? क्या सिर्फ एक शहर? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक जैसे महान शासकों का कमांड सेंटर था। कह सकते हैं कि ये वो दिमाग था जहां से प्रशासन, सेना और न्याय की हर एक नस को कंट्रोल किया जाता था। चलिए, अब पाटलिपुत्र की महानता के पहले स्तंभ पर नजर डालते हैं। वो थी इसकी बेजोड़ राजनीतिक और प्रशासनिक ताकत, जिसने इसे इतिहास में हमेशा के लिए खास बना दिया। पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य का वो इंजन था जो पूरे सिस्टम को चलाता था। यहीं से इतने बड़े साम्राज्य के लिए कानून बनते थे, यहीं से सेनाओं को जंग के लिए भेजा जाता था, और हाँ, न्याय का आखिरी फैसला भी यहीं सुनाया जाता था। सब कुछ यहीं से कंट्रोल होता था। और देखिए, ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, हमारे पास एक चश्मदीद गवाह का बयान भी है। यूनानी राजदूत मेगस्थनीज, जो खुद इस शहर में रहे थे, अपनी मशहूर किताब इंडिका में लिखते हैं कि ये एक बहुत ही सुरक्षित, वेल ऑर्गेनाइज्ड और विशाल शहर था। मतलब ये इतिहास की मोहर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और पाटलिपुत्र की महानता के दूसरे स्तंभ को देखते हैं। राजनीति तो ठीक है, पर पैसा कहाँ से आता था? तो इसका जवाब है व्यापार। पाटलिपुत्र एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक और कमर्शियल हब था। अब जो बात इसे सबसे खास बनाती थी, वो थी इसकी लोकेशन। गंगा, सोन और गंडक, इन तीन बड़ी नदियों के संगम पर बसा होना पाटलिपुत्र के लिए एक बहुत बड़ा वरदान था। इन नदियों ने इसे व्यापार के लिए उस जमाने के सुपर हाईवे दे दिए थे। ये शहर समझिए कि प्राचीन दुनिया का एक बड़ा ट्रेडिंग हब था। यहाँ रेशम और मसालों से लेकर कीमती हाथीदांत तक सब कुछ यहाँ से होकर गुजरता था। नदियों के रास्ते और जमीन के रास्ते इसे दूर दूर के इलाकों से जोड़ते थे, जिससे ये घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह के व्यापार का एक बहुत बड़ा सेंटर बन गया था। लेकिन पाटलिपुत्र सिर्फ दौलत और ताकत का शहर नहीं था। इसकी असली आत्मा तो इसके ज्ञान और इसकी संस्कृति में बसती थी। चलिए, इसके विरासत के तीसरे और शायद सबसे मजबूत स्तंभ पर एक नजर डालते हैं। ये शहर बौद्ध धर्म के इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट था, खास तौर पर सम्राट अशोक के समय में। ये बौद्ध धर्म का एक ग्लोबल सेंटर बन गया। और सबसे बड़ी बात, यहीं पर ऐतिहासिक तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी, एक ऐसी मीटिंग जिसने बौद्ध धर्म के भविष्य को एक नई दिशा दी। पाटलिपुत्र सिर्फ नए विचारों को अपना नहीं रहा था, बल्कि उन्हें पूरी दुनिया में फैला भी रहा था। यहीं से बौद्ध मिशनरियों को श्रीलंका, सेंट्रल एशिया और न जाने कहां-कहां भेजा गया, और इस एक कदम ने इतिहास का रुख ही बदल दिया। ये शहर उस दौर के सबसे तेज दिमागों के लिए एक चुंबक की तरह था। बड़े बड़े विद्वान, दार्शनिक और शिक्षक ज्ञान और बहस के लिए यहाँ इकट्ठा होते थे, जिसने इसे एक बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल सेंटर बना दिया। और पाटलिपुत्र की इमारतें, वो तो खुद अपनी कहानी कहती थीं। जरा कल्पना कीजिए, लकड़ी से बने विशाल महलों की, शांत स्तूपों और विहारों की, और मजबूत किलों की। मौर्य कारीगरों ने लकड़ी और पत्थर से ऐसे कमाल के स्ट्रक्चर्स बनाए थे जिनकी भव्यता आज भी हमें हैरान कर देती है। अच्छा, तो इस शहर की सड़कों पर जिंदगी कैसी थी? ये एक कॉस्मोपॉलिटन सेंटर था, एक सच्चा मेल्टिंग पॉट। यहाँ व्यापारी, सैनिक, ब्राह्मण, बौद्ध भिक्षु और जैन साधु सब एक साथ रहते और काम करते थे। इसी ने एक बहुत ही जिंदा दिल और विविध समाज बनाया।
तो सवाल ये है कि हमें पाटलिपुत्र की महानता के बारे में ये सब पता कैसे चला? खैर, इसका जवाब हमें विदेशी यात्रियों के लिखे हुए विवरणों में मिलता है, जो लगातार इसकी कहानी कहते आए हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि अलग-अलग सदियों में आए यात्रियों ने लगभग एक जैसी ही कहानी बताई। जहां यूनानी राजदूत मेगस्थनीज ने इसे एक वेल ऑर्गेनाइज्ड शहर बताया, वहीं सदियों बाद आए चीनी यात्रियों फाहियान और ह्यूएनसांग ने भी इसे एक अमीर और सांस्कृतिक रूप से बहुत आगे पाया। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि पाटलिपुत्र सिर्फ एक राजधानी नहीं था, ये वाकई में प्राचीन भारतीय सभ्यता की धड़कन था, जहां से राजनीति, अर्थव्यवस्था और संस्कृति की ऊर्जा पूरे उपमहाद्वीप में फैलती थी। और अंत में एक सवाल, बस सोचने के लिए, अगर पाटलिपुत्र की वो पुरानी दीवारें आज बोल पाती, तो वो हमें उस शानदार दौर की और कौन सी अनकही कहानियां सुनाती? सोचने वाली बात है ना?